हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने मैं उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम में इंडियन ज्योग्राफी का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट, हर एग्जाम में यहाँ से कुछ न कुछ सवाल पूछा जाता है। अभी बीपीएससी एग्जाम हुआ था 65वीं, उसमें भी पूछा गया था, बिहार दरोगा में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, अक्सर पूछा जाता है। तो चलते हैं एक और महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ। भारत के भूगोल के अंतर्गत हम भारत के भौगोलिक विविधता या भौगोलिक परिचय देख चुके थे। अब यहां के बाद हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, डिवीजन मतलब विभाग होता है, बंटवारा। तो इसको नेचुरल डिवीजन भी कह सकते हैं, या इसका एक और नाम है जिसको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मतलब भौतिक विभाग। तो प्राकृतिक विभाग कहें या भौतिक विभाग कहें, शाब्दिक अर्थ को समझें तो ये भारत का मैप है, जो ये पॉलिटिकल मैप को दर्शाया गया। लेकिन भारत को जब हम भौगोलिक रूप से देखते हैं फिजिकल मैप पर, तो इसको भौगोलिक बनावट के आधार पर इसका जो भौतिक स्वरूप है, बाहर से जो दिखाई देता, उसको हम लोग कुल मिलाकर के 4 पार्ट में बांट कर स्टडी करते हैं। मतलब भारत का जो भौतिक विभाग है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है, और पूरे भारत को भौतिक रूप से 4 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो उसी का नाम नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से विभाग है। तो पहला तो ध्यान रखना है कि भारत को भौतिक रूप से 4 विभाग में बांटा गया। तो 4 डिवीजन है और 4 विभाग के अंतर्गत बांट करके भारत को स्टडी किया जाता। तो कौन कौन से 4 विभाग हैं इसको मैं आपको समझा दूं, जिसमें पहला विभाग आता है, एक इंपॉर्टेंट नाम है उत्तर का हिमालय। तो ध्यान रखना है, पहला विभाग है भारत का। मतलब भारत को जब भौतिक रूप से बांटेंगे तो 4 पार्ट मिलेगा, और उसमें पहला पार्ट जो होगा उत्तर का हिमालय हो। दूसरा पार्ट जो होगा भौतिक रूप से जो बंटवारा करेंगे तो दूसरा विभाग का नाम आता है जिसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तो ध्यान रखना है, हम बता चुके हैं आपको मैदान के बारे में, पहाड़ के बारे में, पर्वत के बारे में सब बताया मैंने। तो उत्तर का विशाल मैदान भारत का दूसरा विभाग, ये ध्यान रखना। जब तीसरा विभाग की बात करेंगे तो तीसरा विभाग जो है भारत का, इसको प्राय द्वीपीय भारत कहा जाता। तो ये ध्यान रखना है, नाम है प्रायद्वीपीय भारत, अंग्रेजी में पेनिनसुला इंडिया कहते। और चौथा विभाग जो है, जब भौतिक विभाग करेंगे तो चौथा विभाग जो मिलेगा वो होगा इंपॉर्टेंट नाम तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस प्रकार से 4 विभाग है साथियों, और 4 विभाग में बांट करके ही भारत को हम लोग भौतिक रूप से स्टडी करते हैं। तो अक्सर पूछ देगा कि भारत का कुल कितना विभाग, तो 4 विभाग। 4 विभाग में पहला विभाग का नाम उत्तर का विशाल हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो चलते हैं, इसी को हम लोग स्टडी करेंगे कि किस सेक्शन को किस रूप में देखा जाता है। और चारों विभाग का, ये भारत का जो परिसीमन है, क्षेत्रफल, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के नक्शे पर, इसको कहां से कहां तक हिमालय, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत या तटीय मैदान, द्वीप समूह के रूप में देखते हैं। तो एक नक्शे के द्वारा मैं स्केच खींचता हूं और उसी के द्वारा आपको समझ लेना कि कौन कहां पर है। तो पहला जो पार्ट है, हमने कहा पहला सेक्शन है उत्तर का विशाल हिमालय। तो ये हिमालय पर्वत है, जो ये पहला सेक्शन है, ध्यान रखना। तो पहला सेक्शन हिमालय है, तो पहला विभाग है, हम यहां नाम दे रहे हैं 1। तो ध्यान रखना है, ये पहला विभाग। दूसरा विभाग है उत्तर का विशाल मैदान। तो जस्ट इसके नीचे आ जाएं तो ऐसे एक एरिया है भारत का जो इस प्रकार से बना हुआ है, भौतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से। और यही जो पार्ट है, दूसरा पार्ट, जिसका नाम हमने लिखा उत्तर का विशाल मैदान। तो पहला हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान,
तीसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत, और प्रायद्वीपीय भारत को देखें तो प्रायद्वीपीय भारत हमारा जो है ये ऐसे, तो नीचे वाला प्रायद्वीपीय भारत है, ध्यान रखना, जिसको आप अगर देखें मैप पर तो यहां से ऐसे और ये ऐसे इसकी बनावट है, यही तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट यहां दिख रहा है मैप में, भारत को देखें तो यहां पर ये वाला पार्ट है, यही प्रायद्वीपीय भारत जिसको हमने यहां दिखाया। इसके अलावा चौथा पार्ट जो है वो है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, और तटीय मैदान जो है वो इस तरफ है, तट के पास जो प्लेन एरिया है, मैदान है, वो तटीय मैदान है। और तटीय मैदान के साथ साथ दो द्वीप समूह है, एक यहां पर और कुछ यहां पर, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है कि चौथा जो पार्ट है ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, और ये भी चौथा है, जिसको हमने तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के रूप में देखा। तो यही चार विभाग के रूप में बांटा जाता है भारत को, जिसको नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं। अब इसी को हम लोग को एक एक करके स्टडी करना। पहले विशाल हिमालय को देखेंगे, फिर उत्तर के विशाल मैदान को देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत को देखेंगे, फिर तटीय मैदान एवं द्वीप समूह को देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक मौलिक जानकारी होनी चाहिए कि भारत का जो भौतिक विभाग बांटा गया है वो चार पार्ट में बटा हुआ है, और वो चारों पार्ट का लोकेशन ऐसे ही, मतलब यहां पर अगर स्टडी किया जाए इस मैप पर, जो एक्चुअल मैप है भारत का, तो ये हिमालय का जोन है इधर ऐसे ऊपर में, तो हिमालय इधर से चलता है ऐसे और इधर तक आता है। हिमालय के नीचे ये वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक ऐसे फैला हुआ, ये वाला पार्ट यहां से ऐसे लें तो दूसरा पार्ट है जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान कह रहे हैं, ऐसे इवन कि ऐसे ये बैठ पड़ा हुआ है। बाकी जो तीसरा पार्ट है ये ऐसे है, और तीसरा पार्ट इस प्रकार से बटा हुआ है। ये पहला पार्ट हिमालय यहां पर, तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। चौथा पार्ट के रूप में इधर जो किनारे में मैदान है ये, और इधर जो किनारे में मैदान है ये। इसके अलावा यहां देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कई द्वीपों का यहां ग्रुप है, एक ये, और यहां लक्षद्वीप है। तो यहां पर कुछ द्वीप है, तो कुछ द्वीप यहां, कुछ द्वीप यहां, जिसको हमने यहां दिखाया है ये चौथा, ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस प्रकार से चार भाग में बांट करके भारत को भौतिक रूप से बंटवारा किया जाता है। तो नेचुरली या प्राकृतिक रूप से चार विभाग। अब चलते हैं इसी में, पहला विभाग हम लोग देखने जा रहे हैं, और पहला विभाग जो देखेंगे हम लोग उत्तर का हिमालय। तो उत्तर का हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कोई भी अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिससे इस सेक्शन से प्रश्न नहीं पूछा गया। बीपीएससी बैठे होंगे उसमें मिला होगा, दरोगा बैठे होंगे उसमें मिला होगा। हर हाल में हिमालय से एक सवाल तो पूछता ही पूछता है। तो उसी को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, हिमालय के बारे में, हिमालय के प्राकृतिक बनावट के बारे में, उसके विशेषता के बारे में, भौगोलिक क्या क्या फीचर उसके बारे में। तो चलते हैं हिमालय पर स्टडी करते हैं, और हिमालय को जब स्टडी करेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान से समझें, कुछ इंपॉर्टेंस लगे तो उसको आप नोट्स भी कर सकते हैं। तो उत्तर का विशाल हिमालय पहला पार्ट है, तो उत्तर का विशाल हिमालय अब देखेंगे हम लोग यहां पर। तो जब हिमालय को देखेंगे तो याद रखना है कि हिमालय एक पर्वत श्रृंखला, और एक ऐसा पर्वत श्रृंखला जिसमें चार अलग अलग श्रेणियां, और चार अलग अलग श्रेणियों का जो बना हुआ पर्वत है। आपको पता होगा कि यहां पर जब पृथ्वी की बनावट हुई थी, तो पृथ्वी के बनावट के समय जब पृथ्वी बनी थी शुरुआती दौर में, तो पृथ्वी एक ही थी, और इस एक पृथ्वी को हम लोग एक नाम देते थे जिसे पैंजिया कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना। आज जो दिख रहा है वर्ल्ड के मैप पर 7 महादेश हैं, 5 बड़े बड़े सागर हैं, ऐसा नहीं था। पृथ्वी एक ही थी, और पूरी एक भूखंड जो पृथ्वी सब जुड़ी हुई थी उसको पैंजिया कहते थे। और इस पृथ्वी के बाहर
एक बड़ा सा सागर था और इस सागर को पैंथालासा कहा जाता था। तो ये ध्यान रखना है, पैंजिया और पैंथालासा। जब हम लोग महाद्वीप को पढ़ेंगे और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगी इसकी। तो एक पृथ्वी पूरी जो एकीकृत पिंड थी पैंजिया था, और जो बाहर में सागर था उसको पैंथालासा कहते थे। और ये पैंजिया विखंडन के उपरांत टूटा और टूटने से बीच में एक छिछला सागर बन गया, और ये छिछला सागर ब्रेक के कारण बना और इसमें समुद्र घुस गया। जब ब्रेक होगा तो पानी इधर से आ जाएगा, और पानी जब घुस गया तो बीच वाला भाग जो था इसका एक नाम पड़ गया टेथिस सागर। तो ध्यान रखना है कि टेथिस सागर पैंजिया के बीचों बीच एक छोटा सा छिछला सागर था जो ज्यादा गहरा नहीं था, पैंजिया ब्रेकेज के कारण बना हुआ था। क्योंकि पैंजिया जब टूटा या जो पैंजिया एकीकृत था तो ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड कहा जाता था। ये ध्यान रखना है, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला भाग था इसको गोंडवाना लैंड कहते थे। तो ये ध्यान रखना है, पूछता है ये सब एग्जाम में कि एकीकृत पृथ्वी को क्या कहते थे, तो पैंजिया कहते थे। पैंजिया के ऊपर वाले भाग को अंगारा लैंड और नीचे वाला भाग को गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में एक छोटा सा सागर था जिसको तेथिस सागर कहते थे। अब यहां पर होता क्या था कि पृथ्वी पर जो भौगोलिक घटनाएं घटती थी, मौसम जो परिवर्तन होता था, बारिश वगैरह होता था, तो उसके कारण इसका और इसका मलबा इसमें भरता रहता था। तो समय के साथ इसमें मलबा या अवसाद भरते भरते इतना भर गया कि तेथिस सागर का अस्तित्व ही खत्म हो गया। और इसी मलबे पर जब दोनों तरफ से दबाव पड़ा तो बीच का भाग ऊपर उठने लगा, और जब ऊपर उठा ये तो ऊपर उठने के कारण यहीं पर कहीं कहीं पृथ्वी पर पर्वत का निर्माण हो गया। और उसी में एक पर्वत हमारा हिमालय पर्वत, ऐसा ही पर्वत यूरोप में ओल्पस पर्वत। और अक्सर पूछेगा कि हिमालय का निर्माण जहां हुआ है वहां पहले क्या था, तो आपको याद रखना इसका नाम तेथिस सागर। तो तेथिस सागर में ही हिमालय बना, और हिमालय एशिया के सेंस में, जबकि यूरोप में ओल्पस पर्वत, और दोनों तेथिस सागर में ही बना हुआ। अब यहां पर बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें हैं कि हिमालय के निर्माण से संबंधित सबसे सटीक या प्रमाणिक मत जो है उस मत को आपको याद रखना, और उस प्रमाणिक मत का नाम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो ध्यान रखना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भूविवर्तनिकी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट जो हेस ने दिया था, और इसके द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी कई टुकड़ों में बटी हुई है, कई प्लेटें हैं जिसमें 6 बड़े बड़े प्लेट और 20 छोटे छोटे प्लेट। और जब प्लेट टकराते हैं आपस में तो उस टकराव से जो दबाव पड़ता है उसमें बीच बीच का भाग उठ जाता, और उठने के कारण हिमालय जैसा पर्वत बन जाता। तो ये याद रखना है, तभी पूछ दे कि हिमालय के निर्माण से संबंधित सबसे सटीक या सर्वमान्य मत कौन है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। इसको हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां हिमालय से संबंधित बातों को देखना। अब जब हिमालय की बात करें तो हमने कहा इधर अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना लैंड, तेथिस सागर का मलबा। इसको ऐसे समझें कि बीच में तेथिस सागर है, इधर से गोंडवाना लैंड का हिस्सा और अंगारा लैंड का हिस्सा बहुत बड़ा बड़ा इसको दबाए, और दो तरफ से किसी चीज को आप प्रेस करेंगे तो बीच वाला भाग ऊपर उठने लगेगा दबाव के कारण। और जो ये प्लेन एरिया है ये जब उठेगा तो ऐसे इसमें मोड़ पड़ जाएंगे, और जब मोड़ पड़ेंगे तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है यही पर्वत के रूप में दिखने लगे। और चूंकि मोड़ पड़ने के कारण दोनों तरफ से बल लगने के कारण बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ गया, इसलिए हिमालय बना या ओल्पस पर्वत बना। और ओल्पस पर्वत के बनावट का जो सिद्धांत है इसके कारण हिमालय पर्वत को 2 नाम से जाना जाता है, एक तो बलित पर्वत और एक इसी का दूसरा नाम मोड़दार पर्वत है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा ये कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत, तो दोनों एग्जाम्पल याद रखना, बलित पर्वत भी या मुर्दार पर्वत भी। बलित का मतलब बल पड़ने के कारण बना हुआ है, और मुर्दार इसलिए कि बल पड़ने के कारण इसमें मोड़ आ गए, कई प्रकार के फोल्डिंग, और फोल्डिंग की वजह से ही ऊंचे ऊंचे शिखर का निर्माण हो गया।
तो 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट कि पहले 33 सागर था, सागर की लहरें हिलोरे मारती थी, आज वहां पर हिमालय जैसा विशाल पर्वत खड़ा है। हिमालय पर्वत को समझाने के लिए सबसे सटीक या प्रमाणिक मत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को माना जाता, जबकि यहां पर बल के कारण बना है, इसलिए इसको बलित पर्वत या मुर्दार पर्वत कहते। अब चले यहां पर हिमालय पर्वत की बनावट को देखें, तो बनावट जो है इसका, ये थोड़ा सा आपको समझना है कॉन्सेप्चुअली, जिससे बहुत सारा सवाल एग्जाम में पूछे। अब यहां पर ध्यान दें कि जो हिमालय पर्वत बना वो मोड़ के कारण, बल पड़ने के कारण बना, और बल पड़ा तो कई मोड़ आए इसमें, और जब कई मोड़ आ गए तो हिमालय पर्वत में अलग अलग मोड़ के बनावट के आधार पर 4 अलग अलग पर्वत श्रेणियां और 4 श्रेणियों का एक सम्मिलित रूप है जिसको हिमालय के नाम से जाना जाता। मतलब हिमालय पर्वत अकेला पर्वत नहीं है, इसमें 4 अलग अलग पर्वत हैं और चारों पर्वत एक ही स्वरूप में है, और इसलिए इस चारों अलग अलग श्रेणियों को हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ये पर्वत नहीं है, पर्वत श्रृंखला है। तो एक होता है पर्वत श्रेणी और एक होता है पर्वत श्रृंखला। तो पर्वत श्रृंखला और श्रेणी, यहां 4 श्रेणियां हैं अलग अलग, और चारों को मिला देंगे तो पर्वत श्रृंखला कहलाए। तो कहा जाता है कि एक समय में एक लंबे पट्टी में बने हुए पर्वत को पर्वत श्रेणी कहते हैं, और जब अलग अलग पर्वत श्रेणियां समानांतर रूप से एक साथ बनी हो अलग अलग काल में, तो उस समूह को हम पर्वत श्रृंखला नाम देते हैं। अब यहां ध्यान रखना कि फोल्ड पड़ा तो पहले ये वाला श्रेणी बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, और यहां पर हिमालय है दोस्तों, यहां पर हमने कहा तो हिमालय ऐसे है, और ऐसे ही ये 4 श्रेणियां हैं ऐसे, और 4 श्रेणियों से बना हुआ ये पर्वत। तो अब लोकेशन देखें तो ये सबसे उत्तर में है, सबसे दक्षिण में, मतलब इधर जो है ये हिमालय का उत्तर पार्ट है, ये हिमालय का दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। एकदम ध्यान रखना है लोकेशन से, चूंकि एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाएं, तो ध्यान रखना है। कभी पूछ दे कि हिमालय की लंबाई है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, तो ध्यान रखना है पूरब से पश्चिम लंबाई लिए हुए, जबकि चौड़ाई किधर है तो उत्तर से दक्षिण है, इधर चौड़ा है और ये लंबा, और 4 पर्वत श्रेणियां। अब यहां ध्यान रखना है कि जब हम उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर में जो पहली श्रेणी बनी इसका नाम ट्रांस हिमालय है। तो ये ध्यान रखना, कभी पूछ देगा कि हिमालय के सबसे उत्तर की श्रेणी को कहते हैं क्या, तो ट्रांस हिमालय। यहां कह दे कॉन्सेप्चुअली कि अगर भारत से देखा जाए तो भारत से देखने पर जो सबसे उस पार होगा हिमालय, उसको क्या कहेंगे, तो ट्रांस हिमालय कहेंगे। ट्रांस के बगल में जो ये श्रेणी है, जस्ट इसके नीचे, ट्रांस के नीचे या इसके ऊपर, इसका नाम है महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहते हैं। तो पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा महान हिमालय, तीसरा जो ये पार्ट है या तीसरी श्रेणी जिसको मध्य हिमालय कहा जाता, और जो सबसे दक्षिण में है इसको शिवालिक कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये 4 श्रेणियों से बना हुआ हिमालय पर्वत, और चारों का अलग अलग नाम है, चारों की बनावट अलग अलग समय में हुई है। कालक्रम देखेंगे तो कार्बोनिफेरस पीरियड में जो इयोसीन युग था उस समय हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का काल माना जाता। अब यहां पर ध्यान रखना है कि 4 श्रेणियां है, सबसे उत्तर वाला श्रेणी ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिण वाला शिवालिक। पूछ देगा कि मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच कौन है, तो महान हिमालय, या पूछ दे कि महान हिमालय शिवालिक के बीच कौन है, तो मध्य हिमालय, या पूछ दे कि ट्रांस हिमालय के ठीक दक्षिण वाली श्रेणी को क्या कहेंगे, तो महान हिमालय कहेंगे, या महान हिमालय के ठीक दक्षिण में कौन है, तो मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय के दक्षिण में कौन है, तो शिवालिक है, शिवालिक के उत्तर में कौन है, तो मध्य हिमालय। और इस प्रकार से लोकेशन बिल्कुल ध्यान रखना। अब यहां ध्यान दें तो यहां पर हमने कहा कि ये एक 4 पर्वत श्रेणियों की एक समानांतर पट्टी है जिसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कह रहे हैं। अब यहां पर विस्तार जो देखना है इसको थोड़ा सा पश्चिम और पूरब के लोकेशन को ध्यान रखें। जब पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान से शुरू होता, तो ये ध्यान रखना। कभी पूछ दे कि हिमालय का पश्चिमी छोर किस देश में है, तो पाकिस्तान में,
और पाकिस्तान का एक एरिया है जिसको बलूचिस्तान कहते हैं, और बलूचिस्तान का प्रांत है जहां एक पर्वत है जिसको नंगा पर्वत कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना इस लोकेशन को। तो पूछ दे कभी भी कि हिमालय का सबसे पश्चिम वाला जो छोर है वो कहां तक है, तो पश्चिम वाला छोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से शुरू होता है, जहां एक नंगा पर्वत है, और यह नंगा पर्वत से शुरू होकर पूरब में जब चले आए तो ये पूरब वाला जो पार्ट है ये बर्मा में, ये ध्यान रखना, जिसको आज म्यांमार कहते हैं, जो हमने आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर भारत के पड़ोसी देशों में बताया था। तो यहां ध्यान रखना है कि बर्मा तक जाता है, और बर्मा में जो जाता है पूर्वी छोर, वो एक जगह है, नाम है अराकान योमा। एग्जाम में पूछा है साथियों अभी हाल फिलहाल में कि हिमालय का जो पूर्वी छोर है वो कहां तक जाता है, तो अराकान योमा की पहाड़ी तक जाता है, ये ध्यान रखना। तो पूरब में अराकान योमा की पहाड़ी बर्मा में, और पश्चिम में नंगा पर्वत पाकिस्तान में। ये ध्यान रखना कि नंगा पर्वत शॉर्ट रेंज है, यहां पर यहीं से सेंधा नमक आता है जो भारत में बहुत प्रचलित है। सेंधा नमक का धार्मिक एक महत्व, और सेंधा नमक वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिलता है। कभी कभी पूछ देगा कॉमन अवेयरनेस के तौर पर कि सेंधा नमक प्राप्त होता है कहां से, तो यही एरिया है जहां से सेंधा नमक भारत में सप्लाई होता है। छठ पर्व के समय सेंधा नमक का बहुत उपयोग होता है, नॉर्मल साल्ट उसमें यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना यही एरिया है जहां से सेंधा नमक मिलता। अब यहां पर हिमालय की बात करें तो पश्चिम में पाकिस्तान और पूरब में बर्मा, और यहां से यहां अगर नापेंगे तो लगभग 2500 किलोमीटर, ये ध्यान रखना, की लंबाई में फैला हुआ एक पर्वत। तो कभी पूछ दे कि हिमालय की लंबाई कितनी, तो 2500 किलोमीटर, मतलब 2500 किलोमीटर लंबा पर्वत है। और लंबाई के मामले में ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत तो नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत हम पढ़े हैं एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है, जबकि ये 2500 किलोमीटर है। लेकिन इसके साथ एक विशेषता जुड़ा हुआ, और विशेषता क्या है कि वैसा पर्वत जिसका विस्तार पूरब से पश्चिम की तरफ हो, मतलब ऐसा बनावट हो कि एक छोर पूरब में हो दूसरा छोर पश्चिम में हो। तो पूरब से पश्चिम फैले हुए पर्वतों में यह दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, ये ध्यान रखना। अभी हमने कहा कि सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत का विस्तार जब देखेंगे वर्ल्ड के नक्शे पर तो उत्तर से दक्षिण है, ऊपर से नीचे की तरफ, जबकि हिमालय पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ। और इस रूप में जब पूरब से पश्चिम का विस्तार लेंगे तो वर्ल्ड का ये सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन। तो पहला तो ध्यान रखना है कि लंबाई 2500 किलोमीटर है, ये पाकिस्तान से लेकर बर्मा तक फैला हुआ है, जिसमें बीच में चीन, नेपाल, भारत सब आता। अब यहां के बाद बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई जब देखेंगे तो चौड़ाई सब जगह समरूप नहीं, लंबाई में कोई चक्कर नहीं है, लंबाई यहां से लेना है, जहां तक रेंज जाता है वहां तक नाप ले। लेकिन चौड़ाई कहीं कहीं कम है, कहीं कहीं ज्यादा। और जब चौड़ाई लेंगे तो ये चौड़ाई जो है इसका, जब चौड़ाई मापा जाता है तो हिमालय की चौड़ाई कहीं कहीं 150 किलोमीटर और कहीं कहीं 500 किलोमीटर तक जाता। तो चौड़ाई 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, जबकि लंबाई 2500 किलोमीटर। अब इस रूप में जब हिमालय का आप क्षेत्रफल निकालें, पूरा एरिया, तो हिमालय का क्षेत्रफल जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। तो ध्यान रखना है कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई 2500, चौड़ाई 150 से 500 किलोमीटर और क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर जब इस हिमालय का आकार देख रहे हैं तो आकार भी पूछता कि हिमालय की आकृति कैसी दिखती है। तो आपको दिख रहा है चित्र में, आकृति पूछ दिया जाए क्या बताएंगे, तो आकृति कई आंसर आता है। एक आकृति है कि हिमालय तलवार जैसी दिखती है, तो ये भी सही। या हिमालय चापाकार है, चापाकार, जैसे हम लोग आर्क लेते हैं तो चाप खींचते हैं, तो चाप जैसा भी है, जब कंपास लेकर खींचेंगे तो चाप बनेगा ऐसे, तो चापाकार है। या कभी कभी आंसर
धनुषाकार भी देता है, तो धनुष जैसा भी है। तो तलवार की आकृति दे दे, चापाकार दे या धनुषाकार दे, बात एक ही है। तो ये ध्यान रखना कि ये हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण विशेषता। अब आगे चलें तो हिमालय का जो टोटल एरिया को जब आप ले लेंगे और अलग अलग माउंटेन पीक्स है, बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, कुछ छोटे भी शिखर, तो जब सभी शिखरों का ऊंचाई औसत निकालेंगे तो हिमालय की औसत ऊंचाई अक्सर पूछ देता है एग्जाम, एवरेज हाइट। और जब औसत ऊंचाई पूछे तो ये ध्यान रखना कि हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर औसत हाइट है। जबकि आपको पता होगा कि इसी हिमालय में माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, और ऊंचा शिखर होने पर जब उसकी ऊंचाई मापते तो 8850 मीटर, तो वो सबसे हाईएस्ट पीक पर। लेकिन एक औसत निकाला जाए टोटल हिमालय के ऊंचाई में, तो वो ऊंचाई जो मिलता है वो 6000 मीटर का मिलता। तो कई पॉइंट्स साथियों जो आपसे पूछा जाए, तो इतना चीज आप पहले ध्यान रखें कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, पूर्वी छोर कहां है, पश्चिमी छोर कहां है, 4 श्रेणियों में सभी श्रेणियों का नाम क्या है, औसत ऊंचाई क्या है, आकृति क्या है, जहां बना था वहां पहले क्या था, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, यह भी आपको ध्यान रखना। अब यहां से हम चल रहे हैं एक एक करके सभी श्रेणियों को अलग अलग स्टडी करें। तो चलते हैं कुछ श्रेणियों के बारे में चर्चा करने, और चर्चा करेंगे तो जो सबसे पहला श्रेणी मिलेगा आपको, हमने कहा जो पहला श्रेणी है हिमालय का उसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है, क्या इसकी विशेषता है, थोड़ा सा यहां पर जानना। तो ट्रांस वर्ड आता है अंग्रेजी में, तो ध्यान रखना है ट्रांस, TRANS, ट्रांस। और ट्रांस का मतलब होता है उस पार। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं लाइट चैप्टर में कि कांच एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब कांच पारदर्शी पदार्थ है। और पारदर्शी पदार्थ क्यों? क्योंकि कांच से प्रकाश की किरण पार कर जाती है। जब प्रकाश किरण किसी वस्तु के उस पार चली जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट माना जाता है। जैसे जल ट्रांसपेरेंट है, कांच ट्रांसपेरेंट है, बहुत सारे लिक्विड ट्रांसपेरेंट होते हैं, साबुन भी कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे पियर्स ट्रांसपेरेंट साबुन, उसके आर पार आप देख सकते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, और ट्रांसपेरेंट का मतलब उस पार। तो हिमालय के सेंस में ट्रांस इसीलिए आया कि जब भारत के सेंस में देखा जाएगा इधर से, तो भारत को जो सबसे उस पार होगा, भारत के सबसे उस पार, उस श्रेणी का नाम ट्रांस हिमालय होगा। और ये एक वैज्ञानिक ने जानकारी दिया था 1906 में। तो 1906 में एक वैज्ञानिक थे, नाम था स्वेन हैडेन, और स्वेन हैडेन ने ही इस ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा किया पहली बार, और इसलिए इस ट्रांस हिमालय के खोजकर्ता के रूप में स्वेन हैडेन को याद रखना। और 1906 में यह बताया कि ट्रांस हिमालय हिमालय की ही एक श्रेणी है जो सबसे पुरानी श्रेणी है। तो ध्यान रखना है कि ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे पुरानी श्रेणी भी है, मतलब सबसे पहले यही बना, इसके बाद महान बना, उसके बाद मध्य बना, तब शिवालिक बना। अब यहां पर पर्वत नया हो या पुराना हो, या श्रेणी नई पुरानी हो, आपको याद रखना। जैसे हिमालय दुनिया का सबसे युवा पर्वत जो हमने पढ़ा या आगे पढ़े, तो हिमालय दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन है, सबसे नवीन पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, बलित पर्वत। तो यह ध्यान रखना है कि सबसे पुरानी श्रेणी। अब यहां ध्यान रखना है कि इसी में जो ये ट्रांस हिमालय है, इसी में 2 श्रेणी का नाम आता है। एक का नाम है लद्दाख श्रेणी, बहुत चर्चा में है आजकल, और एक है जोस्कर श्रेणी। तो ये ध्यान रखना है लद्दाख को और जोस्कर को, क्योंकि लद्दाख अभी अभी यूनियन टेरिटरी के रूप में एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि जो भारत का लद्दाख का एरिया है वह हिमालय के किस श्रेणी में पड़ता है। तो याद रखना है कि हिमालय के ट्रांस हिमालय का पार्ट है लद्दाख, उसी में जोस्कर श्रेणी भी। यहां ऊंची ऊंची कोई चोटियां नहीं है, इसलिए ज्यादा इसका कोई भौगोलिक महत्व नहीं है, लेकिन 3-4 पॉइंट कि हिमालय की सबसे उत्तर की श्रेणी है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, सबसे पुरानी श्रेणी है,
दूसरा कि इसकी खोज 1906 में स्वेन हैडन ने किया, और तीसरा कि लद्दाख श्रेणी, जॉस्कर श्रेणी इसी ट्रांस हिमालय का हिस्सा। तो पहला ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के बाद आगे बढ़े तो जो नेक्स्ट श्रेणी है उसका नाम है महान हिमालय। तो ध्यान रखना है, दूसरा श्रेणी महान हिमालय, ग्रेट हिमालय कहा जाता है इसको। और महान हिमालय कहने का कई महत्वपूर्ण आधार है, और उस आधार को मानकर ही इसको महान हिमालय के रूप में देखते हैं। अब महान हिमालय का पहले तो लोकेशन देख लेना कि इसको किसको कहते हैं महान हिमालय। तो अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ट्रांस हिमालय के ठीक दक्षिण में, या कहेंगे मध्य हिमालय के ठीक उत्तर में, या कह सकते हैं ट्रांस और मध्य के बीच वाले श्रेणी को महान हिमालय कहा जाता है। अब महान हिमालय में ध्यान रखना है कि ऊंची ऊंची चोटियां, जितना भी ऊंची ऊंची चोटियों की बात आती, तो जब ऊंची ऊंची चोटियों की बात आएगी तो महान हिमालय को ही आपको ध्यान रखना। तो विश्व स्तर के या एशिया में या भारत में बहुत सारी ऐसी ऐसी चोटियां जो बहुत हाईएस्ट पीक पर है और बहुत हाइट है उनकी, और इन ऊंचाइयों की वजह से इसको महान हिमालय कहा जाता। और आपको जब हम लोग पढ़ेंगे आगे हिम नदी, ग्लेशियर, तो पढ़ना होगा कि एक ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर गिरने से उसके ऊपर जाने पर सालों भर बर्फ मिलता, और उस लाइन को वहां पर स्नो लाइन या हिम रेखा कहते हैं। अब यहां क्या है कि ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से इस चोटियों के ऊपर सालों भर बर्फ की चादर बिछी रहती। तो हमेशा जाएंगे तो यहां बर्फ मिलेगा, किसी भी समय में चले जाए, जून जुलाई के महीने में भी, गर्मी में भी जाएंगे तो बर्फ की चादर चोटियों पर ढकी मिलेगी। और बर्फ की चादर को संस्कृत में एक नाम दिया जाता, और उस नाम को याद रखना, और उसका नाम है हिमाद्री। तो ध्यान रखना। तो कभी कभी पूछेगा कि हिमाद्री कहा जाता है किसे, तो याद रखना है महान हिमालय का है दूसरा नाम हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है हिम और प्लस आद्री, दोनों को मिला दे तो हिमाद्री हो जाता। तो हिम मतलब बर्फ होता, हिम मतलब बर्फ, और आद्री मतलब चादर होता। तो हिमालय का वह श्रेणी, वह शिखर, वह श्रेणी जिसके ऊपर सालों भर बर्फ की चादर बिछी रहे, उसी को महान हिमालय या हिमाद्री कहते। तो पहला तो ध्यान रखना है कि हिमालय की ये एक महानतम श्रेणियों में शामिल है, और यहां पर इसको बर्फ के चादर की वजह से हिमाद्री कहते। अब यहां ध्यान रखना, हमने भी कहा था कि हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6000 मीटर। जबकि अगर महान हिमालय का पूछ दे तो महान हिमालय का अगर ऊंचाई पूछेगा औसत, एवरेज, तो इसकी ऊंचाई जो होती है 6100 मीटर। और ये चारों श्रेणियों में सबसे ज्यादा औसत ऊंचाई इसी का। तो कभी कभी पूछेगा एग्जाम कि हिमालय में जो 4 श्रेणियां हैं, उन 4 श्रेणियों में सबसे औसत ऊंचाई अधिक किस श्रेणी की, तो महान हिमालय। और औसत ऊंचाई है कितनी, तो 6100 मीटर। जबकि टोटल हिमालय के चारों श्रेणियों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर। तो 6000 से भी ज्यादा है 100 मीटर यहां पर। अब यहां ध्यान रखना है कि ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और साथ ही भारत या भारत के आसपास जितने भी महान नदियां निकलती है, वो नवी महान नदियों का उद्गम जो है इसी महान हिमालय में पड़ता है। जैसे गंगा की बात करें तो, सिंधु की बात करें तो, ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो, ये सब इसी चोटी से निकलती है या इसी श्रेणी से निकलती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भारत में या भारत के आसपास के जोन में जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं बड़ी बड़ी, वो सभी नदियों का एक ऑरिजिन पॉइंट के रूप में महान हिमालय को देखा जाता। अब चलते हैं इस महान हिमालय के मेन फीचर की तरफ। साथियों, जो पहली बार देख रहे हो वो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और इससे हमें पता लगेगा कि मैं वीडियो जो बना रहा हूं वो आपके लिए उपयुक्त है, और इसको और अच्छा करने का मैं प्रयास करूंगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कुछ कमी हो तो उसको भी बताएं, और धीरे धीरे हम और इसको ज्यादा अपग्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं।
टेलीग्राम का जो मैंने कल चैनल दिया था उसको जरूर ज्वाइन कर लें, जीएस विथ एच रोशन, ताकि उस पर आपको कुछ कंटेंट्स मिलते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस के कलेक्शन, कुछ टेस्ट सीरीज जो मैं 11 टेस्ट डाल चुका हूं उसको फिर से कंटिन्यू करूंगा, तो ये ध्यान रखना। तो चलते हैं हिमालय के कुछ चोटियों के बारे में बात करते हैं। और हिमालय की चोटियों की जब बात आती है तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हिमालय की एक चोटी है इस जोन में, यहां पर, और ये चोटी जो है इसी का नाम एवरेस्ट है। तो ये ध्यान रखना है एवरेस्ट को। तो एवरेस्ट, जिसका पूरा नाम माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि एवरेस्ट जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है। ये ट्रांस में नहीं है, मध्य में नहीं है, न शिवालिक में, हिमालय का हिस्सा है। लेकिन हिमालय के साथ साथ वो महान हिमालय की श्रेणी में, और जो एवरेस्ट जो है महान हिमालय का पार्ट, ये जो एरिया है ये नेपाल में पड़ता। जबकि हमने जब चर्चा किया था पड़ोसी देश की बात, तो मैंने बताया था कि चीन भी इसको अपना सबसे ऊंचा चोटी मानता, जबकि एक्चुअली ये नेपाल में है। और कभी भी याद रखना है कि कभी भी पूछ दे कि एवरेस्ट का विस्तार किस देश में है, तो आप आंसर नेपाल ही करें। और एक चीज और ध्यान रखना कि एवरेस्ट पर फतह करने की बात आती है, लोग चढ़ाई करते हैं उस पर, गर्ल्स बॉयज बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, और चढ़ते हैं तो फतह आ जाता है, न्यूज आ जाता है कि इस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पूरी कर लिया, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। और जब चढ़ाई शुरू होती है तो ये चढ़ाई नेपाल से ही शुरू होता। तो ध्यान रखना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक लोकेशन तय किया गया है, और एवरेस्ट पर जब चढ़ना है तो आपको चढ़ाई जो शुरू करना होता है वो नेपाल के नामची बाजार से करना होता। तो ये याद रखना है, कई बार पूछा है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू होता है कहां से, तो नेपाल के नामची बाजार से। और ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहीं से लोग हिमालय पर्वत के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई शुरू करते हैं। अब इस एवरेस्ट की बात करें तो हमने कहा है कि हिमालय एक मुर्दार पर्वत है, बलित पर्वत है, और दुनिया का सबसे नवीन युवा पर्वत है, सबसे नया पर्वत। और पर्वत अभी गतिशील या निर्माण के प्रोसेस में, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है लगातार, दोनों तरफ से जो दबाव पड़ रहा है अभी भी ये बढ़ रहा है, एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही। और एवरेस्ट की जब ऊंचाई की बात आ जाए तो ध्यान रखना है यह आज वर्तमान समय में 8,850 मीटर ऊंचाई वाला ये सबसे हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। तो 2-3 पॉइंट हो गया, विश्व का सबसे ऊंचा चोटी तो एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट, नेपाल का सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट, चीन का सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट। तो इतना चीज आप ध्यान रखें, ये कभी नहीं सोचना है कि एवरेस्ट भारत का हिस्सा, एवरेस्ट भारत के लोकेशन में नहीं। अब यहां ध्यान रखें कि एवरेस्ट का जो नाम है ये नामकरण कैसे हुआ, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है। और ये नामकरण जो किया गया है, एक व्यक्ति थे भारतीय सर्वेक्षक जिनका नाम था सर हेनरी माउंट। तो ये ध्यान रखना, तो सर हेनरी माउंट के नाम पर ही इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो कभी पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट का नामकरण किसके नाम पर, तो भारत में एक सर्वेक्षक हुआ करते थे, उनका नाम सर हेनरी माउंट था, और उन्हीं के नाम के आधार पर इस चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। तो एवरेस्ट तो ध्यान रखें। तो यहां तक आज के वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें हम पूरा भारत के भौतिक विभाग या प्राकृतिक विभाग पर स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।